इवन आज 14th फेब है, वैलेंटाइंस डे। सो आज के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। दिस इज आवर प्रोफाइल। वी बोथ हैव क्लियर्ड यूपीएससी प्रीलिम्स 5 टाइम्स एंड वी आर गोइंग टू कवर ओनली हाईली रेलेवेंट करंट अफेयर्स इश्यूज जो डेली न्यूज़पेपर में कवर हो रहे हैं। जो फालतू की चीजें हैं, दोज आर गोइंग टू बी नो नॉट कवर्ड बाय अस। सो फोकस ओनली ऑन इंपॉर्टेंट थिंग एंड रिवाइज इट। वॉच इट 2 times, revise it so that you retain maximum. First question for the day: with reference to the regulation of ivory in India, consider the following statement. Environment से क्वेश्चन है आपका। ये इंपॉर्टेंट न्यूज काफी लोगों ने मिस कर दी होगी। तो वाइल्ड लाइफ क्राइम वगैरह जो है इंपॉर्टेंट इशू रहता है यूपीएससी के लिए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ आइवरी आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड इन इंडिया। कह रहा है कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करोगे आइवरी का, जो हाथी के दांत होते हैं, तो वो कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। एंड सेकंड ऑप्शन कह रहा है पोजीशन ऑफ आइवरी एक्वायर्ड बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 ऑटोमेटिकली लीगल विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन। की डॉक्यूमेंटेशन नहीं भी है तब भी वो लीगल है। थर्ड ऑप्शन, ट्रेड इन इंडियन एलिफेंट आइवरी इज बैंड अंडर इंडियन लॉ। ओके, सो पॉज द वीडियो और मार्क द आंसर। सो होपफुली यू हैव गॉट इट राइट। जो राइट आंसर है इसका है पहला। इंडियन लॉ में आइवरी में जो आप आइवरी हाथी के दांत का जो ट्रेड करते हो वो इलीगल है। सो दैट इज करेक्ट। एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है। इट माइट साउंड एक्सट्रीम बट वो वाला लॉजिक आप लगाओगे तो यहाँ वो गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन इज पोजीशन। अगर आपने 1972 का जो एक्ट आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ओके, उससे पहले आपने एक्वायर किया था, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको सीधा वो लीगल स्टेटस मिल जाएगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अप्रूवल वगैरह लेना पड़ेगा। सेकंड ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब इसमें क्या है, इंडिया जो है वो सिग्नेटरी टू साइट्स है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए कि इंडिया जो है वो साइट्स का पार्ट है। ओके, साइट्स का सिग्नेटरी है। अब साइट्स क्या है? साइट्स इज कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑन वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। जो वाइल्ड जो आपके इंडेंजर्ड जो स्पीसीज होते हैं, ओके, उसमें ट्रेड को रोकने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, वो रेगुलेट करता है। कुछ चीजों को प्रोहिबिट कर दिया कंप्लीटली और कुछ चीजों का रिड्यूस करना है। अब इसमें जो आपका एशियन जो एलिफेंट है, ओके, इसमें जो न्यूज बात चल रही है एशियन एलिफेंट की, एशियन एलिफेंट जो है आपका वो अपेंडिक्स 1 में का पार्ट है। अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स वो इसका पार्ट है, एशियन एलिफेंट। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। Now coming to question number 2, which of the following provisions under the labor code promote financial inclusion? तो आपके पास 4 स्टेटमेंट है। एक्सटेंशन ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट टू गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। सेकंड, पोर्टेबिलिटी ऑफ सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट अक्रॉस स्टेट। थर्ड, मैंडेटिंग यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस अक्रॉस सेक्टर्स। फोर्थ, लिमिटिंग आर्बिट्री वेज डिडक्शंस एंड इंश्योरिंग टाइमली पेमेंट। तो सेलेक्ट करना है करेक्ट ऑप्शन। तो प्लीज पॉज एंड मार्क योर आंसर। ठीक है, तो देखो लेबर कोड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 लेबर कोड 29 एंड 2020 के बीच में कंसोलिडेट किए गए थे बाय गवर्नमेंट। तो ये चारों जो कोड हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाम आप देख लेंगे क्या है उनका। ठीक है, तो चारों ही स्टेटमेंट आपके सही हैं। ओवर थिंकिंग नहीं करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में। फाइनेंशियल इंक्लूजन चारों ही चीजें जो है आपकी प्रमोट करती है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 1 2 3 एंड 4। In third question, with reference to Central Vista redevelopment and related administrative infrastructure, consider the following statement. अभी इनॉग्रेट किया था ऑनरेबल पीएम ने। सो पहला ऑप्शन है द सेंट्रल सेक्रेटेरिएट इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। कह रहा है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। ओके, देन सेकंड ऑप्शन इज नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक वर कंस्ट्रक्टेड अंडर इंडिया आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस। की इंडिया की आजादी के बाद कंस्ट्रक्ट किया गया था नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक को। एंड थर्ड ऑप्शन इज प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस पीएमओ फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये काम करता है पीएमओ ब्रांच। ओके, सो पॉज द वीडियो and mark the answer. So the right answer for this is A, one only. अब यहाँ पे जो सेकंड है, ये इजी गेस था आपका कि ये ब्रिटिशर्स के टाइम बनाया गया था, कि प्री ब्रिटिश एरा, मतलब प्री इंडिपेंडेंस वाले टाइम की बात है ये। 1910 से 1930s के अराउंड तक डेवलप किया गया था ये पार्ट। एंड थर्ड ऑप्शन है ये इनकरेक्ट है। पीएमओ जो है आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, ये डायरेक्टली अंडर पीएम आता है। आप पीएम होम अफेयर्स मिनिस्ट्री के अंदर क्यों काम करेंगे? तो ये सीधा पीएम के अंदर फंक्शन करता है। ओके, और इसका जो बिल्डिंग्स वगैरह जो डिजाइन हुआ था, पार्लियामेंट वाला रीजन जो है, ये आप लोगों को पता होगा कि एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। और सेंट्रल सेक्रेटरीट वाली चीज जो है, ये यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं आपके, आर्टिकल 53 प्रेसिडेंट, क्योंकि पूरा एग्जीक्यूटिव का काम जो होता है वो प्रेसिडेंट के अंदर चलता है, लेकिन करता कौन है? कैबिनेट और पीएम। ठीक है, सो वन ओनली इज द राइट आंसर। Now, coming to question number 4, with reference to expunction of remarks in Parliament, consider the following statement. First, the presiding officer of a house has the power to expunge unparliamentary or defamatory remarks from the proceeding. Second,
once expunged, the marks form part of the official record of the parliament. 3. Freedom of speech of members of parliament is subject to the rules and procedures of the house. Right? So please pause and mark your answer. तो देखो, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास ये पावर होता है कि किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी वर्ड को अगर वो हटाना चाहे, एक्सपंज का मतलब हटाना, रिमूव करना, वो हटा सकते हैं। तो अगर वो हटा दिया गया तो कैसे पार्ट हो जाएगा ऑफिशियल रिकॉर्ड का, बिकॉज दैट हैज बीन एक्सपंज्ड। तो वन से फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, एंड अगेन थर्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो रूल्स और प्रोसीजर के अंदर है, आप कुछ भी नहीं कह सकते हो, राइट, बिकॉज वहां पे स्पीकर अथॉरिटी बैठी हुई है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए, 1 and 3 ओनली। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन विद रेफरेंस टू डीजीसीए, आप लोगों ने देखा होगा हमने सीरीज में अपने एविएशन सेक्टर से मल्टीपल क्वेश्चन कवर किए हुए हैं। इस साल का हॉट थीम है मल्टीपल एक्सीडेंट्स हुए हैं, मल्टीपल इश्यूज अराइज हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट रहेगा इस साल के लिए। सो डीजीसीए फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंदर काम करता है ये। डीजीसीए इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी स्टैब्लिश अंडर आर्टिकल 324 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, के कह रहे हैं 324 आर्टिकल के अंदर है ये, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। थर्ड ऑप्शन, डीजीसीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ सिविल एविएशन सेफ्टी इन इंडिया, जो सिविल एविएशन वाली सेफ्टी वगैरह की बात है वो इनके अंदर आता है। सो पॉज द वीडियो एंड मार्क द आंसर। सो होपफुली यू वुड हैव गॉट इट राइट। थर्ड वन इज करेक्ट कि डीजीसीए जो है रिस्पॉन्सिबल है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, तो इनका काम है ये रेगुलेट करते हैं सिविल एविएशन सेफ्टी वगैरह वाली चीज। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ये भी सही है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के अंदर ही आता है ये। जो सेकंड ऑप्शन है बहुत ही यू कैन सी एब्सर्डली क्रिएट किया हुआ ऑप्शन है, बट यूपीएससी में इस तरह की चीजें भी करते हैं। सेकंड ऑप्शन इनकरेक्ट। आर्टिकल 324 जो है वो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए है, जो अभी एसआईआर एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहा है, जिसपे काफी कंट्रोवर्सी चल रही है। ओके, डीजीसी आपने देख लिया किसके अंदर है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये है आपका स्टैट्यूटरी बॉडी। और यू शुड बी अवेयर अबाउट कि ओरिजिनली जो है बस एक डिपार्टमेंट था ये। ओके, ओरिजिनली बस ये एक डिपार्टमेंट था और 2020 में इसको ये स्टेटस दिया गया, स्टैट्यूटरी स्टेटस। तो ओरिजिनली इसे स्टेटस नहीं मिला था, तो दिस यू शुड बी अवेयर अबाउट। Now coming to question number 6, with reference to the lead bank scheme, consider the following statement. First, it was introduced after the nationalization of major banks in 1969. Second, it aims at coordinated development of banking and credit structures at the district level. Third, under the scheme, one bank is designated as the lead bank for each district. So please pause and mark your answer. Right? तो देखो, UPSC has asked about lead bank scheme in PYQs, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो आपका सही है। ये फर्स्ट नेशनलाइजेशन जब हुआ था 1969 में, देन ये लाया गया था, ठीक है। सेकंड, इट एम्स एट कोऑर्डिनेटेड डेवलपमेंट ऑफ बैंकिंग एंड क्रेडिट स्ट्रक्चर एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये सही है। लीड बैंक स्कीम में एक बैंक जो है उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में लीड की तरह एक्ट करता है एंड वो कोऑर्डिनेट करता है इन चीज़ों को। थर्ड, अंडर द स्कीम वन बैंक इज डेजिग्नेटेड एज द लीड बैंक फॉर इस डिस्ट्रिक्ट, अगेन 2 and 3 जो है कोरिलेटेड है, फिर थर्ड वाला भी सही है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका हो जाएगा डी 1, 2 and 3। अब देखो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, दैट कि जो कोऑर्डिनेशन आपका होता है वो स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी जो है वो करती है, SLBC, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी, और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी, DCC, स्टेट लेवल बैंकर्स कमिटी और डिस्ट्रिक्ट कंसल्टेटिव कमिटी। और फाइनेंशियल इंक्लूजन, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, गवर्नमेंट स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट करना है, इस पे फोकस होता है। So on that note, thank you everyone, thank you for watching. Do like, share and subscribe. Thank you.